डीपीएसपी के क्वेश्चंस चल रहे थे, अब कंटिन्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज़ नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल पे कौन सी नहीं है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में दे रखा है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल पे है। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना भी इसी के अंदर है। और सी बात करता है ब्रीड्स को प्रिवेंट करना एंड स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क कैटल, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल पे है। लेकिन द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर करता है यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये जो है गांधीयन प्रिंसिपल पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ यूसीसी फॉर सिटीजन्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44, बहुत ईजी है और आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है यूसीसी का, तो आर्टिकल 44 बिलोंग करता है इससे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नहीं है वो बताना है। विलेज पंचायत तो है, यूसीसी फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन, नहीं यूसीसी तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 41, ये भी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन हम लोग कर चुके हैं 43A, तो इसका आंसर होगा बी, जो कि डीपीएसपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो आर्टिकल 40 क्या बात करता है? विलेज पंचायत की, ये तो सही हो गया। आर्टिकल 47 तो SC/ST की बात करता ही नहीं है। आर्टिकल 47 बात करता है कि न्यूट्रिशन की बात करता है, पब्लिक हेल्थ की बात करता है, तो आर्टिकल 47 इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी, बिल्कुल सही है। 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा हो गया? आर्टिकल 47, मतलब बी क्लोज इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है केस लॉ का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैविली रिलाइड किया है अपॉन द डीपीएसपी को कंटेंट अंडर आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी की, ठीक है। तो अपहोल्ड अ स्टेट लॉ विच वॉज चैलेंज्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये कौन से केस में बात की गई है? इसको मैंने एक ट्रिक से बताया था लॉन्ग वीडियो में, तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी, इसका आंसर होगा फर्स्ट ए ऑप्शन होगा, देख लीजिए ए ऑप्शन है। नेक्स्ट आर्टिकल से है आर्टिकल 48A, जो आपको हेडिंग बतानी है कि क्या है। तो फर्स्ट दे रखा है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल 41 है। नेक्स्ट है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, लिविंग वेजेस 43 में दे रखा है। और सी बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 की बात करता है। और अब जो है 48A पूछा है इसके अंदर, वो 3 तो नहीं है, इसका मतलब यही है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A की बात करता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में फॉल करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो ये होगा आर्टिकल 48A, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडमेंट का 48A एंड आर्टिकल 51A क्लोज जी, जो कब इंसर्ट किया गया था, कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? दो जगह दे रखा है 42nd अमेंडमेंट, एक 1978 में हुआ, एक 76 में हुआ, बाकी तो 43 और 44 दे रखा है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 76 में, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 में हुआ था। ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट नेक्स्ट यही है कि ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये किससे रिलेट करते हैं? तो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट 48 एंड आर्टिकल 51A, ये किससे रिलेट करते हैं? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, बहुत, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है क्योंकि सेम ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत डीप आपको सोच के आंसर देना है इसका। कि आर्टिकल 50 जो है ना, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू, फर्स्ट दे रखा सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव in the public service of the state, separate functioning of judiciary from executive, separate the parts of the judiciary from the executive। डी ऑप्शन दे रखा सेपरेट द पार्ट्स ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की तो बात ही नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इन 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका कौन सा होगा। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेट तो करेंगे इनको, तो पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट होगा इसका आंसर। आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट इसका होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टराइन वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा आपके नोट्स में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है डॉक्टराइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनटू म्यूनिसिपल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ की कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ, क्लोज सी में बात कर रखी है इंटरनेशनल लॉ की, तो इसमें जो डॉक्टराइन दे रखी है वो यही है, तो आर्टिकल 51C इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया था? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड से किया गया था। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए सी होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ए बता रखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल टू बी अचीव्ड बाय द स्टेट। यहाँ अचीव तो किया जाना चाहिए कि इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, पर रीज़न क्या बता रखा है इसके? क्लेम किया जा सकता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन एम्प्लॉय। फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज 6 से 14 साल का बच्चा है, ठीक है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट में किया गया था? तो आंसर आपको नज़र आ रहा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि दे रखा है आर्टिकल 51A के क्लोज के में दे रखा है। इसमें एक एक सब क्लोज लर्न करने की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया कि रीनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी कौन से क्लोज में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा 51A क्लोज ई में होगा। तो बहुत ईजी ट्रिक बताई है मैंने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब इंसर्ट किया गया था? तो ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब इन सब ऑप्शन में आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है। तो देखिए 6 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बात करता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेफिनेटली ये तो है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोसाइट कल्चर, बिल्कुल सही है। विलेज पंचायत इसमें नहीं है ड्यूटीज़ में। इन इक्वलिटीज़ इन इनकम, जो कि मिनिमाइज़ करना है, वो भी इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है यूसीसी भी इसमें नहीं है। इसमें है डिफेंड द कंट्री, मतलब 1st, 2nd और 6 सी क्लोज 3 जो सही होगा। नेक्स्ट है केस लो, क्या है? बी इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर क्या था कि व्हाट इम्पेरेटिव टू शो द रिक्वेस्टेड रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम के लिए आपको क्या करना है कि बो सिंग द सेम, स्टैंड रेस्पेक्टफुली सिंग एंड स्टैंड। आपको खड़ा रहना ही एक रेस्पेक्ट माना जाएगा, जरूर नहीं कि आप उसको बोलें, खड़ा रहना ही इसमें रेस्पेक्ट का माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस was it observed by the Supreme Court that precedent should not be petrified nor judicial dicta divorced from the socio-economic mores of the age। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो केस है वो मेडिसिन से रिलेटेड है और स्टेट के अंदर अंदर ही है। तो इसमें ऐसा था कि अगर आप स्टेट के अंदर ही मेडिसिन और इधर सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं मतलब टैक्स वगैरह सेल्स टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन से केस में बात हुई थी? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस बोलता है कि पेट्रीफाइड नॉट जुडिशियल डिक्टा डाइवोर्स फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक मोड्स ऑफ द एज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन किसका था? किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये था स्वर्ण सिंह कमेटी से आया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय रीड्स, दे कैन बी ओनली प्रोमोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स बट दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टेट्यूट्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अफोरसेड प्रिंसिपल एनंशिएटेड। तो ये किस में एनंशिएटेड किया गया था कि मतलब कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय रीड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये था हेडमास्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कि द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, कि दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दीज पावर, कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है या फिर सेकंड ऑप्शन डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ये तो सही है, लेकिन क्या दिया है, इफ़ ही सो डिज़ायर्स। थर्ड में दे रखा है ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या तो वो खुद कर सकता है या ऑफिसर्स जो सबऑर्डिनेट होता है उसके थ्रू करवा दिया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय, कैसे इलेक्ट किए गए थे, ये इसके मैंने बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी लॉन्ग वीडियो में, प्रेसिडेंट वाले वीडियो में, अगर आपको देखनी है, ट्रिक से लर्न करना है तो कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, तो मैंने जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग है, मेरे हिसाब से आपको वीडियो देखना चाहिए। तो इसका ये क्या होगा कि इसके अंदर राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर तो होते ही है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते ही है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, लेकिन काउंसिल नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि नहीं है इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन नहीं कर सकता, खुद जो प्रेसिडेंट्स के लिए नॉमिनी है इन राज्यसभा में वो नहीं कर सकता, अदरवाइज सब कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कर। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसके अंदर कौन कौन होता है, राज्यसभा, लोकसभा और असेंबली होती है, काउंसिल नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन क्या था इससे रिलेटेड, द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ, कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, ये किया गया था प्रेसिडेंट से, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 साल का होगा जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, क्या क्या ग्राउंड होगा, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रेसिडेंट एड्रेस्ड हिज रेजिग्नेशन, किसको देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जैसे ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन का एड्रेस देता है, वाइस प्रेसिडेंट तुरंत किसको कम्युनिकेट करता है, क्या चेयरमैन को करता है या चीफ जस्टिस को करता है या पीएम को करता है या स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल को तुरंत कम्युनिकेट करता है कि प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन, ये मैंने इसकी ट्रिक बताई थी सीक्वेंस से लर्न करने की, तो री इलेक्शन जो होता है आर्टिकल नंबर 57 में होता है, मैंने क्लोज भी लिख रखा है, सब क्लोज भी लिख रखा है इसमें कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन के साथ साथ क्लोज वगैरह भी याद रहेगा, इससे आइडिया हो जाएगा। तो 35 ईयर्स मिनिमम एज है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, सिटीजन तो होना चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ज़रूरी नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर हो, क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वालिफिकेशन वाला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 58 क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है, ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल 60 में दे रखा है, तो ओथ किसके सामने ली जाती है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ ली जाती है। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन है प्रेसिडेंट का, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय, दोनों हाउस से होना चाहिए या फिर अपर लोअर या फिर साइमल्टेनियसली एक एक करके, ऐसा नहीं होता है, दोनों हाउस से
दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अगर चार्ज होगा तब जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल टू प्रीफर चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड एटलीस्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। चार्ज के लिए कितने मेंबर होना ज़रूरी है? और एक जैसे 2/3 और 1/4 में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। 2/3 तब 1/4 में चार्ज के लिए मेजोरिटी होनी चाहिए कि 1/4 मेंबर तो एटलीस्ट एग्री होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। लेकिन अगर 2/3 मेंबर होंगे, वोटिंग ज़रूरी है 2/3 मेंबर की, तो 1/4 का तो चार्ज के लिए एग्री होना ज़रूरी है और 2/3 उसमें वोटिंग होना ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 1/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 61, ऑप्शन नंबर सी। रिजोल्यूशन जो पास होता है इम्पीचमेंट का, तो वो कैसे, कितना % मेजोरिटी वगैरह कितना क्या चाहिए होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, मैंने एक क्वेश्चन में बताया था। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, या फिर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स इन द हाउस, या 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो टोटल मेंबर्स जितना होंगे उसका 2/3 करेंगे। इसके लिए मैंने, आपको वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ ईजी सा लगेगा, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से बताया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ फिल अप वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कितने टाइम में वैकेंसी फिल करनी चाहिए? इन केस ऑफ डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गया प्रेसिडेंट का, तो हमारे पास होता है 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के अंदर अंदर ये वैकेंसी हमें फिल करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को कौन प्रेसाइड करता है? राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट प्रेसाइड करता है।